CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक सेनेटर सैयद आसिफ किरमानी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। आसिफ किरमानी से गुफ्तगू हुई। ये बताएं कि इस सदाबहार जवानी और स्मार्टनेस का राज क्या है? आपको जब भी देखा है हमेशा बहुत वेल ड्रेस देखा, बड़े सलीके से बाल बने हुए और हमेशा हंसता मुस्कुराता और स्मार्ट देखा है। क्या वजह है इसके पीछे? मैं ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, वो याद आ गई मुझे। ऐसा ही सवाल किसी ने किसी से किया था तो उन्होंने एक जवाब दिया, मैं भी वही जवाब देता हूँ, फ़िक्र और फाका। अच्छा जब इंसान फ़िक्र करता है और थोड़ा फाका भी करता है तो फिर ऐसा ही होता है। आपकी मेहरबानी, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का एहसान होता है जी, ये मिन जानिब अल्लाह है। आपने ज़िंदगी में अगर कोई रॉन्ग डूइंग्स नहीं की, यानी आपका ज़मीर मुतमिन है, तो वो आपके चेहरे पे ज़रूर आता है, रिफ्लेक्ट करता है। आजकल आप बहुत खफा से नज़र आते हैं, पार्टी से भी खफा हैं या नवाज शरीफ साहब से खफा हैं या कोई और वजूहात है? नहीं भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब से तो मैं बिल्कुल खफा नहीं। हाँ, मेरा उनके साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा है, 18 साल ज़िंदगी के प्राइम टाइम, और बड़ा एहतराम मोहब्बत का रिश्ता रहा नवाज शरीफ साहब से। आज भी मैं उनका उतना ही एहतराम करता हूँ जितना मैं डे 1 से करता था। लेकिन मुझे कुछ पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ लोगों के हवाले से, उनके रवैयों के हवाले से। लेकिन नवाज शरीफ साहब से मुझे खफा नहीं मैं, हाँ गिला है मुझे उनसे कोई एक आध, तो वो उनसे मैं अक्सर करता रहता था शेयर, जब वो इस दफ़ा लंदन में भी थे तो। लेकिन मैं थक गया था जी। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के भट्टी साहब जो इश्यूज़ हैं ना, उनको अनफॉर्चुनेटली कोई एड्रेस नहीं कर रहा, ना किया किसी ने। मसला आपका मसला है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, वो तो आज फुटपाथ पे रुल रहा है जी। तो अफसोस होता है, दुख होता है कि जो हमारी लीडरशिप है, तमाम लीडरशिप मैं कहता हूँ, उसमें PMLN भी, पीपल्स पार्टी, PTI, मुझे ये बताइए कि उन किसी एक के पास इकनॉमिक रोड मैप है? कोई ऐसा कोई माशी प्रोग्राम है जिससे कि उन्होंने कहा हो कि जनाब ये माशी प्रोग्राम हम दे रहे हैं? वो दावे बड़े करते हैं और इससे हम ये जो मसाइल हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, मिडिल क्लास को रिलीफ, कुछ भी नहीं है। एक प्रोग्राम है सबके पास, वाहिद प्रोग्राम, वो तमाम लोगों के पास है, चाहे वो जमहूरियतवार हो चाहे वो गैर जमहूरियतवार हो। उस प्रोग्राम का नाम है IMF, और IMF जहाँ गया है उसने तबाही मचाई है। पाकिस्तान की नज़र ही नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं जौन से, यानी एक माफिया दर माफिया आपका एलीट कैप्चर है। अशराफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है इस मुल्क पर। 2, 3, 4% होंगे, कितनी होंगे? 25,000 ख़ानदान होंगे इस 25 करोड़ में। लेकिन वो पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान के वसाइल, उस पर वो पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लीडरशिप जो होती है वो प्रोग्राम देती है। मुझे बताइए कि अभी तक जो मैंने अर्ज़ किया है, कोई मेरे से बंदा बहस कर ले, क्या प्रोग्राम दिया किसी जमात ने? ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि किरमानी जौन सा है, इसका रंग साफ़ नहीं है, इसके कपड़े नहीं अच्छे हैं, इनबार कर दो जी। भाई, लोगों की जो महरूमियाँ हैं, आप उनको एड्रेस किया आपने? इश्तिहारों में अपनी तस्वीरें दे देने से, सोशल मीडिया पे कैंपेन करने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैंपेन करने से, इससे तो डिलीवरी नहीं होती ना जी। और आवाम पिस रही है, बिजली के बिलों से कभी ज़िबा किया जा रहा है, उसका माशी कत्लेआम किया जा रहा है। आपके प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं हो रहे। आपके 18-18, 20-20 गाड़ियों के, 25-25, 30-30 गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ जा रहे हैं, कैवलकेट्स जा रहे हैं आपके। अब वो मेरा टैक्स का पैसा है, वो आपके टैक्स का पैसा है, वो ये आवाम के टैक्स का पैसा है जिस पर ये याशियाँ हो रही हैं। आवाम को क्या मिल रहा है मुझे ये बताएं? कुछ भी नहीं। लारे
तसल्लियाँ। हाँ बस अवाम का भी कसूर है ना। अवाम ने इस दफ़ा थोड़ा रिटेलिएट किया है। जो 2024 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उसमें अवाम ने थोड़ा सा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए। एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें। ओए तोए कि चोर डाकू फलाने का ये किरदार कुशी वाली सियासत जो सी है ना, वो यही हो रही है। मुझे बताइए, अवाम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अवाम के एजेंडे पे कोई नहीं है, अपने एजेंडों पे हैं। दे आर हेयर टू फैसिलिटेट ईच अदर। ये एक दूसरे को फैसिलिटेट चंद ख़ानदान कर रहे हैं, जिसको मैं सियासी अशराफिया भी कहता हूँ और जो अदरवाइज अशराफिया भी है। देखें ना, पार्लियामेंट है, मैं रहा हूँ पार्लियामेंट का मेंबर, मेहरबानी है नवाज शरीफ साहब की। अब उसमें आटे में नमक के बराबर है आपकी जो मिडिल क्लास है। कोई किसी कब्ज़ा ग्रुप की प्रॉक्सी है वहाँ बैठी हुई पार्लियामेंट में, कोई क्या इसको कहते हैं किसी की प्रॉक्सी बैठी हुई है, कोई जागीरदार का नुमाइंदा है, कोई सरमायादार का नुमाइंदा बैठा है, कोई किसी सनती वडेरे का नुमाइंदा बैठा है। वो कायदे आज़म का नुमाइंदा किधर है? वो मिडिल क्लास कितने गई जी? जब आपने नून लीग से रिज़ाइन किया तो पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या था? पार्टी का कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, चूँकि उन्होंने शुक्र किया उन्हें जान छुट्टी मेरी को, क्योंकि जोड़ा बंदा बोलता है, जोड़ा बंदा मैनेजेबल नहीं होंदा, वो कहने अच्छा आप ही चला गया, जान छुट्टी है को। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि मैंने 18 साल दिए हैं इस जमात को, डे एंड नाइट, और मैं चैलेंज करता हूँ। ओपन चैलेंज है मेरा आपके चैनल के ज़रिए। मेरे साथ एक शख्स खड़ा होकर पार्टी में दिखा दे कि जितना मैंने लेग वर्क किया, मेंटल वर्क किया। यार 11 साल तो मैं फैमिली से दूर रहा हूँ अपनी। लेकिन सियासत भट्टी साहब, मैं समझता हूँ जो मेरा नज़रिया है सियासत का, जो मेरे बाप ने मुझे बताया था कि सियासत इज़्ज़त के लिए की जाती है। जहाँ मैं देखूँगा कि भाई थोड़ा सा मामलात नहीं ठीक हैं, मैं वो शख्स हूँ, मैं खुद ही टेबल से उठ जाता हूँ। मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ। और फिर ये जो नए लोग आ गए, मैं मरीम नवाज़ की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूँ, उनके इर्द गिर्द टोला जो, या जो मरकज़ में जो लोग थे, यार कौन लोग हैं ये तो मुस्लिम लीग नून का फेस ही नहीं है। ये तो अपने पता नहीं किसका फेस हैं ये लोग। कोई किसी जमात से उठ के आया है, किसी की मजलिस अहरार की बैकग्राउंड है, किसी और जमात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ जमातों वाले आके ये तो एक मौसमी लीगी हैं, ये पहुँच आ गए हैं, बस ठीक है, इनको एक शेल्टर चाहिए था, ले लिया इन्होंने आके। तो मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो मैंने देखा कि जब वो एड्रेस नहीं हो रहे, स्पेशली ये तब शुरू हुए जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन गए। तो चूँकि मैंने तो उन्हीं के साथ काम किया था, ना मैंने किसी और के साथ काम किया था, ना मेरी ख्वाहिश थी, ना है, ना होगी। तो वो फिर थोड़ा सा मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मैं 3-4 साल से यही सोच रहा था यार। फिर मैंने कहा मियाँ साहब उधर हैं तो अच्छा नहीं लगता कि वहाँ और मैं पार्टी छोड़ दूँ। सो आई वेटेड फॉर हिम। फिर उनसे मेरा एक रब्ता भी हुआ, वो मुझे मिलना भी चाहते थे, मेरे पास मैसेज भी उनका वॉइस नोट महफूज है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई हैड सम गैस्ट्रिक इशू, ये जब तशरीफ़ लाए अब। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया था कि मैं आ नहीं सक रहा क्योंकि मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ठीक हो के तो फिर आना, बैठेंगे उधर मॉडल टाउन। मैंने पार्लिमानी बोर्ड की, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, ये नवंबर 2023 की बात है, ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की बात। उसके बाद फिर मैंने जब रब्ता करने की कोशिश की तो मुझे आगे से कुछ रिस्पॉन्स कोल्ड सा लगा। तो मैं समझ गया कि जब मियाँ साहब ने मुझे वो वॉइस नोट किया था तो मुझे मालूम था कि उनके साथ उस वक्त कौन लोग मौजूद हैं। तो वो ज़रा थोड़ा थ्रेटन फील हुए होंगे कि यार फिर आ रहे हैं, समझे तुसी। तो बहरहाल लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है। मैं बड़े सुकून में हूँ, मैं अपनी नींद सो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नींद उठ रहा हूँ। जितनी मैंने कंट्रीब्यूशन थी मैंने सिद्के दिल से, ऑनेस्टली, लॉयल्टी के साथ चला। मैं एक आने की मैं चैलेंज करता हूँ कोई करप्शन साबित कर दे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे काम पर। और मुझे ये भी पता है कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ दाव लगाए। और ठीक है,
मैं वही कहता हूँ ना कि मेरा ज़मीर मुतमिन है। आपने फरमाया ना प्रोग्राम के शुरू में, तो मैं ज़मीर मुतमिन है, वो हो सकता है चेहरे पे ज़मीर की झलक आती हो, लेकिन ये है कि मैंने ये फ़ैसला बड़े बोझिल दिल के साथ किया था। मैं खुशी से नहीं छोड़ी मैंने नून लीग, क्योंकि मेरा देखें नून लीग से कोई ऐसा लेना देना नहीं था। मुझे तारुफ के लिए नून या काफ या जीम या दाल की ज़रूरत नहीं है। आई एम अ बॉर्न मुस्लिम लीगर। मैं एक मुस्लिम लीगी घराने में पैदा हुआ हूँ, ठीक है जी। मेरे वालिद जौन से थे, उन्होंने कायद आज़म के हाथ पर सियासी बैत की, मैंने नवाज शरीफ के हाथ पर सियासी बैत की। लेकिन जब रवैये नहीं ठीक हों कुछ लोगों के तो फिर नहीं। जब आपने रिज़ाइन किया तो उस वक्त आपने मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नाअहल अफराद की दारअंदाज़ी पर बड़ी तनकीद की थी। बिल्कुल। तो वो कौन से अनासर थे और इसको ज़रा मज़ीद वाज़े कर दें ज़रा। बट साहब, मैं बिलीव नहीं करता नाम लेने में। जनरली मैंने बताया आपको कि सिवाय एक दो लोगों के जो इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा के इर्द गिर्द हैं, वो और मरकज़ में भी एक दो लोगों के अलावा जो लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है PMLN में, मैंने कम से कम 18 साल नहीं देखा। मैंने PMLN उस वक्त ज्वाइन की थी जब मियां साहब अभी एग्ज़ाइल में थे, मैंने उस वक्त ज्वाइन की थी। मैंने ये नहीं की कि इक़्तिदार आ गया, मैंने इक़्तिदार में नहीं ज्वाइन की, मैंने इक़्तिदार में छोड़ा है। हाँ, मैं परिया मेला छड़िया, ठीक है ना। मैं लोग अब कुछ हैं ऐसे जिनको मैं सियासी नौमौलूद कहता हूँ। मैं पहले कह दूँ, मैं इसमें मेरा इशारा मरियम नवाज शरीफ की तरफ कतन नहीं है। पॉलिटिकल टॉडलर्स जो हैं, आप देखिए ना, ये अभी जो स्कैंडलाइज हुई है चीज़ इंपीरियल कॉलेज वाली, कितनी एम्बैरेसिंग है सिचुएशन। एक तरफ पाकिस्तान का कद वो गया, आपने इंडिया के साथ वॉर हुई जो, और किस तरह आपने इंडिया को जो सबक दिया, नाको चने चबवाए, उसका क्रेडिट आप समझते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट को गया? किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, 100% वो क्रेडिट पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस मुसल्लह अफवाज को गया। बिल्कुल, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है जी। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताइए। और ये वो जो खुशामदी टोला, और ये इतने खुशामदी हैं कुछ लोग, मैंने देखा है कि एक ऐसा खुशामदी रक्स करते हैं ये, और उस रक्स में इतने ये नाच नाच कर महव हो जाते हैं कि फिर आखिर में रक्स के अख्ताम पर ये पैर मार के घुंघरू तोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त इस लीडरशिप को ज़हनी तौर पर मैं समझता हूँ मफलूज किया होगा। आपने जब पार्टी छोड़ी तो आपको धमकियाँ भी दी गई, आप कहते हैं, वो कौन लोग थे, क्या धमकियाँ दी गई? मैं फ़ोन आए थे मुझे एक दो, और उन्होंने कुछ उस पर बदतमीज़ी फ़ोन पे करने की कोशिश की, तो मैंने भी उसी लहजे में जवाब दे दिया। तो मुझे फिर किसी ने कहा यार कि ये तुम रिकॉर्ड पे लाओ। यही था कि भाई तुम मुस्लिम लीग के क्यों उनके खिलाफ बोलते हो, ये वो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की जो होती है ना। और मैं कहा यार मेरे को ना कोई गार्ड है ना सिक्योरिटी, मैं कल्ला निकलना वहाँ और हथ च ज़िंदगी मौत, मैं नहीं परवाह की थी करी ना चीज़ां थी। तो लेकिन मुझे फिर कहा गया मेरे कुछ दोस्तों ने कि नहीं तुम इसको रिपोर्ट कराओ। मैं फिर मुतल्लिका थाने में गया, तो मैंने, उन्होंने लिखा हुआ था मैंने उसमें कि ये मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के कहने पर हुआ है, तो प्रोब करें, आप तहकीकात करें और कार्रवाई करें। ये नंबर है जिस नंबर से मुझे थ्रेट्स आई हैं। तो वो कभी एक दरख्वास्त हाथ में पकड़, कोई बंदा इधर भाग जाए, कोई उधर भाग जाए, कोई उधर भाग जाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे थाने में से लोग गायब होना शुरू हो गए। तो मैंने एक बंदे को कहा, मैं कि यार वो तुसी मेरी दरख्वास्त, तो कहने लगा सर वो मेरा नाम ना लेना, तुसी काट दें बीच में से कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत मसलन के लोग हैं, जो भी लीडर हैं, ये रहनुमा किसके कहने। मैं कहा नहीं, उन्हीं के कहने पे और किसके कहने पे, मैं तो जानते नहीं इस नंबर से। कहने लगा ये डिलीट कर दें तो हम पर्चा दे देते हैं। मैं क्या आप मेरी दरख्वास्त वापस देते हैं। मैं दरख्वास्त वापस लेके आ गया, लेकिन रिकॉर्ड पे मैं ले आया। बात मैंने सोशल मीडिया में भी बात की, टीवी प्रोग्राम्स में भी बात की। ये छोटी बातें हैं, दरअसल ये ना ये घटियापन होता है। ये इंतहाई जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर आप गालम गलोच पे आ जाते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं पर्सनल अटैक्स करते हैं, फिर आप किरदार कुशी करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता, मैं तवज्जो नहीं देता। क़यादत में कौन से लोग ऐसे शामिल थे? जूनियर लोग जो हमारे बाद आए, जो हमारे कल को दरवाजे खोलते थे गाड़ियों के, जिनकी जुर्रत नहीं थी भट्टी साहब के जाती उम्रा रायविंड में बग़ैर इजाज़त के अंदर आ सकें। अब ठीक अल्लाह की शान है, वो कहने ना कुब्बे नूं लत्त पई तो उदा कुब निकल गया, तो ना सारे दे कुब निकले हुए ने, लेकिन एक टगे की इनकी इज्जत नहीं है पब्लिक में। मैंने आज मुझे
1.5-2 साल हो गया PMLN को छोड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज तक, मैं तो खुद ग्रोसरी करता फिरता खुद जाता, किसी एक बंदे ने मुझे, जो मिलते हैं लोग, ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया। हाँ ये कहते हैं देर नाल फैसला किया जाए, लेकिन मियाँ साहब को मैं कभी भी, मैं आप देख लें, आपका भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी प्रोग्राम में उनके बारे में कोई बात नहीं की, ना करूँगा। हाँ, जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ तक पहुँचाया है, जो PMLN की जिस तरह उन्होंने वोट बैंक को नुकसान पहुँचाया है, झूठी सर्वेस करा के नवाज़ शरीफ साहब को लंदन भिजवाए जाते थे कि जी 2/3 मेजॉरिटी, वो लोग जिन्होंने इलेक्शन वाले, आई नो नवाज़ शरीफ साहब सिंस डेकेड्स, वो इस मिजाज का नहीं है कि इश्तिहार छापो जी पाकिस्तान को नवाज दो, इलेक्शन वाले दिन आ रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नो नो नो, वो इस मिजाज का आदमी नहीं है। ये कौन लोग थे जिन्होंने डिससर्विस की? इससे लोगों में और गुस्सा पैदा हुआ कि हाली इलेक्शन हो, यानी तुसी कह रहे हो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। जहाज़ी अखबार में साइज आपने इश्तिहार देखे। मेरा मैच उन लोगों से है जो नवाज शरीफ को खा गए, जिन्होंने उसको गलत जाली सर्विस भेजे कि जी 2/3 मेजॉरिटी होगी, मिलेगी हमें। ये जो खुशामदी टोला है, ये उनको घेर घार के लिए आए पाकिस्तान। मेरे रिकॉर्ड पे है, मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि सर वतन वापसी का फ़ैसला करेंगे, आप कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा, ग्राउंड रियलिटी और है यहाँ। लेकिन मेरी कौन सुनेगा एक शख्स की, जबकि वहाँ सारे जो कवाल बैठे थे, ये वही है ना जो जहाज़ों में भर भर के जाते थे लंदन। आपने कहा ना कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाई, जिन्होंने नवाज शरीफ की जेब काट कर वोट को इज्जत दो नारा चोरी कर लिया, ये वो लोग हैं। इस इलेक्शन में जो हाल हुआ नवाज शरीफ साहब की पार्टी का, यानी कितने जुल्म की बात है, बल्कि अफसोस की बात है। मेरा दिल दुखता है तो कि वो नवाज शरीफ, उस पर ये इल्ज़ाम लगे, मैं इल्ज़ाम भी लगना एक बहुत बड़ी तौहीन है कि जी नवाज शरीफ साहब तो लाहौर से हार गए थे। कहते हैं ना लोग, मुझे नहीं पता इसका सबूत है कि नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ ये नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम भी लगाना जौन सा है, ये एक इल्ज़ाम की भी तौहीन है। तो नवाज शरीफ 3 बार का वज़ीर आज़म, पूरे पाकिस्तान में उनका तूती बोलता था, तो क्या वो इतने मासूम और बच्चे हैं कि जो दूसरों के हाथों में खेल गए? मेरे बुज़ुर्गों ने कहा था, एक दफ़ा उन्होंने कहा था, जो माँ होती है ना, वो औलाद को पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है। अब ख़वातीन ना मेरे कहीं ख़िलाफ़ हो जाएंगे सुन के। माँ औलाद को जन्म देती है, बड़ा करती है, बीवी उसे बूढ़ा करती है, और मर्द को औलाद मार देती है। ये हमने बुज़ुर्गों से सुना था। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे बताइए। नवाज शरीफ साहब अभी एक अच्छी इनिंग खेल सकते थे, लेकिन जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए वो उससे मायूस हुए कि भी 1/3 अपना 2/3 मैंने कह के बुलाया सी जे इतने तो सिंपल भी नहीं मिलती पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस की है इन चंद, जिनको मैं कहता हूँ खुशामदी लोग हैं जौन से, जिन्होंने अपने झंडे, ये जिन पे इल्ज़ाम लगता है फॉर्म 47 वाले, अपने झंडे और डंडों की खातिर इन्होंने नवाज शरीफ को मार दिया सियासी तौर पे। तो वो औलाद तो नहीं है ना, औलाद में तो औलाद भी है ना भाई, औलाद बिल्कुल, तो भाई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना जी। ना करते, किसने कहा था? मत बनाते हुकूमत पंजाब में, मरकज़ में भी मत बनाते, कहते मैं नहीं, मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिली है, नहीं मिली मैं अपोजिशन में बैठूंगा। एक ये चॉइस थी उनके पास। जैसे PDM की गवर्नमेंट के दौरान नवाज शरीफ साहब की मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कहा जी कि ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ है तो मैंने उनको अर्ज़ किया, मैंने कहा सर होती रहती थी बात, तो मैंने कहा सर मेरा ख्याल है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 10, 12, 15 नहीं लगते हैं, और करके और नैब कवानीन को ना छेड़ें, क्योंकि तुसी लोगों ने सज़ावां भुगत ली। हाँ जी। तो उन्होंने छेड़ोगे, लोग कहेंगे
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके तो विद इन 10-15 डेज, ये मैं अप्रैल के एंड की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक अप्रैल 2022, तो आप इलेक्शन में चले जाएं। पता है नवाज शरीफ साहब का मुझे क्या जवाब आया था, मैं महफूज है। उन्होंने कहा कि डू वी हैव 10 डेज। मैं दे देते तो भी जल्दी जाना इलेक्शन। फिर वो बहाना ये बना दिया गया कि जी इमरान खान 25 मई को उसने धमकी दे रही थी कि मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहा हूँ, वरना तो सुना है मैंने कि शहबाज साहब ने रिज़ाइन भी तैयार कर लिया था, आखिरी तकरीर शायद, और उसको बहाना बना के इन्होंने कहा भाई अच्छा चलो वो आ गया, उसका वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया तो करा देते इलेक्शन फौरन। फिर क्यों चिमटे रहे? 16 महीने फिर आप चिमटे रहे। उस 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट का जो मलबा था वो फिर गिरा पे 8 फरवरी 2024 को, और वो अभी तक गिर रहा है। अभी वो संभले नहीं आप। ये तो अब वो जो आदमी बैठा हुआ है अडियाला जेल में, वो भी एक बहुत ज़िद्दी आदमी है। पॉलिटिक्स होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ज़रूरी नहीं कि आप अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप वर्किंग रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं, लेकिन वो भी बज़ाहिर डटा हुआ है, और जो दूसरे लोग हैं वो भी डटे हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का। बाकी तो सब अच्छा है, चल रहा है, बस ठीक है, अल्लाह खैर से। मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने को या पीडीएम की हुकूमत बनाने को? दोनों। देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब का लंदन जाना था ना, वो उनका जेन्युइन था। आई नो दैट, बीइंग अ डॉक्टर आई नो। मेरे कुछ लोगों से राब्ते भी थे कि उनके प्लेटलेट्स का इशू था, अदरवाइज भी उनके हेल्थ के इश्यूज थे, लेकिन उनको इतना लंबा नहीं रुकना चाहिए था। मेरी गुजारिश समझ ना, 4 साल बहुत टाइम होता है, ठीक है जी। अगर वो जाके 6 महीने में वापस आ जाते तो वो मामला ये ना होते, लेकिन नहीं आ सके वो। बहरहाल फिर दूसरा गलत फैसला किया पीडीएम का, और इन तमाम दोनों गलत फैसलों की जो गलत माँ फैसला थी, द मदर, जो हुआ गलत फैसला, बड़ा मादर फैसला गलत, वो था कि आपने एक तरफ जब कहा जलसों में कि फ़लाँ लोग ज़िम्मेदार हैं, तस्वीरें उनकी लगती थी, आपने एक लोगों का माइंड बनाया, लोगों को कन्विंस किया, और लोगों ने आपकी बात सुनी। वोट को इज्जत दो की सुनी, लोगों ने आपकी बात सुनी कि हाँ भाई 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, नवाज शरीफ को बाहर रखा गया है। फिर उसके बाद आपने एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को। इतने मुनाफिकीन हैं हमारी पार्टी के कुछ लोग, और कुछ लोग हमारे जो उनसे थे वो एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो नवाज शरीफ साहब के पास आके उनकी बात बिल्कुल मियाँ जी ठीक कह रहे हैं, मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब के पास जाके ओ जी मियाँ साहब समझ लेंगे, ये समझाओ इन्होंने जी, ओ जी मियाँ साहब देखो जी सुलह होनी चाहिए। क्यों सुलह होनी चाहिए? कि मेरे घर पे झंडा लग जाए, मेरी हराम खोरियाँ दोबारा शुरू हो जाएं, मुझे प्रोटोकॉल मिलने शुरू हो जाएं। नवाज शरीफ जाए भाड़ में उसकी सियासत, और भेज दी ना भाड़ में सियासत उन लोगों ने। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया ना, वोट को इज्जत दो के नारे से दस्तबरदारी करनी, पीडीएम की गवर्नमेंट में को प्रोलॉन्ग करना, लंदन में मियाँ साहब का 4 साल रह जाना, और फिर इलेक्शंस पीडीएम के दौर में ना कराना। देखिए ना, उस वक्त जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, भट्टी साहब, खुदा जाने बात करनी चाहिए, खुदा लगती, इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका था। लोग महंगाई की वजह से बहुत, उस वक्त की महंगाई की वजह से बहुत तंग थे। आप 6 महीने उसको चलने देते, वो खुद ही उन्हें डिग जाना, ऑर्गेनिकली हो जाना। आपने थ्रू कह लो जो भी कुछ इमदाद के से कुछ लोगों ने फैसिलिटेट किया आपको, आपने उसको गिरा तो दिया, लेकिन वो गिर नहीं रहा आपसे आज भी। मैं पीटीआई में नहीं हूँ, ना मैंने पीटीआई में जाना है, ना मेरा कोई इरादा है। मैं मुस्लिम लीग, बस मैं आई वांट टू डाई एज अ मुस्लिम लीगर, चलो एक मुस्लिम लीग की तरफ। लेकिन एक मेरी आज बात याद रखें, गलत या सही, मैंने पहले भी कहीं कहा था, आप उसको एक दिन छोड़ के देखें जरा, वो खा जाएगा।
बिल्कुल ऐसे, वो लपेट देगा इनको। ग्राउंड में आप जाएं, रियलिटी तो ये है कि उस शख्स ने इतना लोगों के ज़हनों को बदल दिया है। मुझे एक बड़े इनके फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर ने कहा पंजाबी में कि किरमानी साहब ने की लोगों के ज़हन करते हैं। मैं क्या ज़हन ने की करता है कि तुसी 80 लोगों ने डिलीवर नहीं किया। 80 लोगों के घर विच कि दाने सुटे होंगे पूरे लोगों की हैल्थ एजुकेशन उन्होंने जॉब क्रिएशन उस वक्त तोजह दी होंगी तो इमरान खान कितने सी, ये तो कली सीट ही लैके आया सी मुशर्रफ के दौर से। इससे तो जब धरना हुआ है 2014 का तो लोग नहीं इकट्ठे हो रहे थे लाहौर से, आपने उसको लीडर बनाया। क्यों? कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप इनकॉम्पिटेंट थे, आपकी टीम इनकॉम्पिटेंट है, आप खुद इनकॉम्पिटेंट है इस वक्त जो लोग बैठे हुए इक़्तिदार में। और सबसे बड़ा आपने जुल्म ये किया है कि आपने फौज, खुल के बात करता हूँ, फौज ने अपना दिफा खुद किया है। ये नहीं कर सके, फौज ने इनका भी दिफा किया, लेकिन ये फौज का दिफा ना इन्होंने किया, ना कर सके या करना नहीं चाहते। ये तो जंग इंडिया के साथ हुई तो फौज का ग्राफ ऊपर खुद ब खुद चला गया। सो इनके अगर कोई चीज़ क्रेडिट पे जाती है तो वो ये जाती है इस हुकूमत के क्रेडिट पे, ये सिस्टम के क्रेडिट पे कि जी ये बस इक़्तिदार में आ गए हैं किसी तरह, बस और कुछ नहीं, इक़्तिदार में है जी बस ये। लेकिन डिलीवर ये नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बताएं ना, कोई एक शोबा मुझे बता दें। देखें, दीवारों पे रंग कर देने से, बसें चला देने से, जहाज चला देने से गरीब के घर का आटा पूरा होता है? अगर शहबाज शरीफ की जगह पे नवाज शरीफ होते आज वजीर आज़म, फ़र्क होता तो इतना तावन मिलना था किसी को? तावन शायद ना मिलता, लेकिन वो जितना भी होता है ना टाइम मियां साहब के पास, वो कुछ ना कुछ काम कर जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, हालांकि वो बैग पे तो वही हैं, लेकिन या इनकी इस्तात से बढ़कर, इनकी औकात से बढ़कर इन पर बोझ आ गया है, या ये भी हो सकता है। देखें ना, उस शख्स ने जो भी किया, उसने दायरे एटमी धमाके किए, सी पैक लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, CNG गैस की शॉर्टेज होती थी 2-2 किलोमीटर लाइनें वो ठीक की, मतलब उसने काम किए हैं नवाज शरीफ साहब ने। ये इनके बारे में तो था ना कि ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ अ गुड मैनेजर। लेकिन अभी तक मुझे बता देना, मैंने तो आपको अर्ज़ किया है ना कि या तो कोई एक मुझे इनके क्रेडिट पे चीज़ ऐसी बता दें कि जी हाँ ये आवाम को रिलीफ मिला है, तो मैं चलो उम्मीद रख लूँ। ये इस नहीं, ये इनके बस का नहीं है, ये इनके हाथों से चीज़ें अब मैनेज नहीं हो पा रही हैं, ये सिर्फ ढीठों की तरह चिमटे हुए हैं, बस और कुछ नहीं। नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ के नज़रियात में क्या फ़र्क है? अब तो शायद कोई नहीं है, तकरीबन एक ही हो गए अब तो, पहले फ़र्क था। अब तो खैर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने जो शहबाज साहब के नज़रियात हैं वो मेनून कबूल कर लिए। अब तो अब नहीं, पहले था फ़र्क। क्या आप तस्लीम करते हैं कि नून लीग के जो अंदरूनी फ़ैसले हैं वो पार्टी की बजाय ख़ानदानी सतह पर तय होते हैं? नहीं, ख़ानदानी सतह नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ इन चीज़ों का। हाँ, ये होता है कि सिलेक्टिव लोग होते थे उसमें, मसलन असूलन तो होना ये चाहिए था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस होता था, लेकिन एक है सेंट्रल वर्किंग कमेटी भी, तो लेकिन वो एक फॉर्मुलेशन पहले कर ली जाती थी, माइंड मेकअप कर लिया जाता था, मैं समझता हूँ, फिर अनाउंस कर दिया जाता। जैसे जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मरहला आया तो मैं लंदन मियाँ साहब के पास गया, तो अभी इनको गए 1 महीना हुआ था, तो तब मिलते नहीं थे, तो खैर मैंने अर्ज़ किया तो कहते चलो आ जाओ। तो मैं मिल के जब उठने लगा, ये 2019 में बात कर रहा हूँ, दिसंबर की, 1 महीना हुआ था इन्हें गए, तो मैंने उन्हें कहा सर वो आज बाजवा साहब का चल रहा है एक्सटेंशन का इशू, तो उस पर, चूँकि मैं उस वक्त मेंबर था पार्लियामेंट का, तो इस पर क्या हमारी पॉलिसी है? तो मियाँ साहब ने मुझे बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कहा कि डॉक्टर साहब यू नो माई व्यूज़। तो वो मैं जो व्यूज़ जानता था वो यही थे कि एक्सटेंशन में मियाँ साहब बिलीव ही नहीं करते। मैं आ गया मुतमईन होके। उसके बाद यहाँ से वो एक 10-12 खुशामदी गया है गैंग, जाके उन्होंने वो टोपियाँ पाई हैं, ऐसे कवाला वालियाँ, जैकटा कवाला वालियाँ कोटियाँ पा के, टोपियाँ पा के उत्थे जाके ऐसी कवाली की है कि नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का काज एक्सटेंशन दे दो। यहाँ मीटिंग होती है जॉइंट पार्लिमानी पार्टी की इस्लामाबाद में,
वहाँ तमाम MNAs और सेनेटर्स को कन्वे किया जाता है जी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें। तो इस तरह के जो इजलास होते हैं उसमें इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता है, सुना जाता है, या हौसला शिकनी की जाती है, या उससे फिर आइंदा मदऊ ही नहीं किया जाता उन इजलासों में जी? नहीं, सुनी तो जाती है जी, हर बंदा अपनी राय देता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो, ज़्यादा जो होते हैं वो लीडर की राय देख के राय देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, एक आध कोई होगा जो कि वो लीडर की जो मिजाज है उससे हट के अगर बात करे, एक दो होंगे शायद उसमें। इख्तलाफ राय को मियाँ साहब, नवाज़ शरीफ साहब सुनते हैं बड़े तहम्मुल से, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की हद तक मैं ये बात कह सकता। जब आपको नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि यू नो माई व्यूज़, तो उसके बाद आपने फिर पूछा नहीं कि ये आपके ख्यालात बदले कैसे? उसके बाद मौका ही नहीं मिला। अब देखें ना, एक चीज़ कर दी उन्होंने, अनडू तो नहीं हो सकती थी। जो अशर नून लीग का ज़िमनी इलेक्शंस में हुआ, कौन से वाले ज़िमनी इलेक्शन? जो हमजा साहब, PDM वाले, PDM वाले, तो जो हुआ हशर नून लीग का, क्या उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब को कोई उम्मीद थी कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे? मेरी जहाँ तक मालूमात है, नवाज शरीफ साहब चौथी तरफ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, बनना ही नहीं चाहते थे। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि ये जो टोला है ना, एक जो सब 10-15 लोगों का, जिनकी रोटी लगी हुई है नवाज शरीफ की, जब ये तस्वीर लगाते हैं ना तो इन्हें रोटी मिलती है, देने वाला तो राज़क है, लेकिन वसीला भी तो बने होता है ना, नवाज शरीफ इन्हों का वसीला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम ख़राब किया, जो आज वजारतों का मज़ा ले रहे हैं लेकिन अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं है, जिनके चेहरे देख के लोग, इनकी शक्लें देख के लोग जौन से इन पर तबर्रा कर रहे हैं। मज़े की बात सुन लें, आप ही की बात की तस्दीक और कर देता हूँ। उसी मीटिंग में 2022 लंदन में जब हम बैठे थे, एक बहुत सीनियर लीडर भी थे, उनको पूछा गया, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे मेरे वाली बात कि जिस इलेक्शन जाना चाहिए PDM की गवर्नमेंट के दौरान, तो उस सीनियर लीडर को वहाँ एक और सीनियर लीडर ने पूछा कि अच्छा, अगर आप कह रहे हैं इतना ही कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, ये अब मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑफ जुलाई 2022, ठीक है जी, या हाँ मैं, तो क्या ख्याल है हमें कितनी सीटें मिलेंगी? वो दोनों हयात हैं, एक झूठ बोल देगा, दूसरा नहीं बोलेगा, वो ऑनरेबल आदमी है जिसने ये बात जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा हाँ तुसी दसो जी कितनी फिर सीटां मिलणगियां? उन्होंने कहा जी वो 5 थी। उन्होंने कहा जी की कह रहे हो? उसने कहा जी मैं यही कह रहा हूँ 25 30 35 लगा लें नेशनल असम्बली की। तो उनके कहते फिर हम तुसी तदे कहते पे इलेक्शन करा लोगे, नाल कहते पे 35 30 सीटां मिलणगियां। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो ये बात हुई। तो 2024 में फिर वो जो फार्म 47 के जरिए बाकी सीटें फिर आई। लोग तो यही कहते हैं जी, कह तो ये तो देखें ना, इस पर तो फिर कमीशन बन जाए, कोई इंक्वायरी हो, प्रॉपर हो, तो फिर उस पर उसका दूध का दूध निकले, और अगर हुई है तब भी पता लग जाए, नहीं हुई तब भी पता लग जाए, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी मैंने उस दिन देखी, आप भी बाखबर हैं, घूमते हैं, एक बड़ा मारूफ नाम है आप सहाफ़त का। मैं अपने ड्राइवर के साथ निकला यहाँ से इलेक्शन वाले दिन वोट डालने। मेरा यहाँ वोट नहीं है, मेरी अबाई घर में है, शादमान में। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था, तो मैं अस्करी 10 के सामने से गुजरा। तो मैं क्या देखता हूँ, उसके आगे अस्करी 10 से आगे एक राउंड अबाउट आता है, फिर उस तरह वो जी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लाइनें लगी हुई हैं, दोनों तरफ डबल पार्किंग्स हुई हुई हैं। ये टाइम है को सुबह 11:30 बजे का, 12 का टाइम होगा। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा एक उम्मीदवार के बारे में, मैंने कहा यार वो हार गई। तो मेरा ड्राइवर कहता सर अभी तो 11:30 पौने 12 हुए इलेक्शन। मैं क्या देख लेना जो हालात नज़र आ रहे हैं। हर गाड़ी पर PTI का वो लगा हुआ था पोस्टर। मैं खैर अपने चला गया वोट देने। आप यकीन मानेंगे, उस जगह हल्के में मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नेशनल असेंबली में नहीं खड़ा किया हुआ था, सूबे में था। खाक उड़ रही थी उस उम्मीदवार के कैंप पे, जिसको मुस्लिम लीग नून ने वो सीट एडजस्टमेंट में छोड़ा हुआ था। सीट नीचे MPA था वो, और रश किस दूसरा PTI के कैंप में था।
अब मैं आंखें बंद कर लूँ, क्या करूँ मुझे बताएं। मुझे लोग कहते हैं तुम कहते हो जी इमरान खान बाहर आएगा तो ये, मैं कहता हूँ मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं उसको वोट देना इमरान खान को। ये वो साहब तो नहीं थे जो खान साहब को छोड़ के इधर आए थे? नाम ले लेते हैं, जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा जहाँ वो ओन चौधरी साहब, हाँ मैंने नहीं दिया था खैर उनको वोट, चूँकि वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि वहाँ से छोड़ दी हुई थी मुस्लिम लीग ने सीट, वहाँ कोई मुस्लिम लीग ही होता, लेकिन एमपीए जो था वो मुस्लिम लीग ही था, उसको मैंने वोट दिया। चूँकि देखे ना, और फिर मुझे अफसोस हुआ, नवाज शरीफ साहब क्या कद आपका, एक स्टैचर, एक स्टेट्समैन, और आप उनको वोट देने चले गए। बंदा ते को सही उथे पुट करना सी यार, बंदा ते को सही पुट कर देता सी। आप खुद क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? क्या ये लोटाइज्म को प्रमोट नहीं किया आपने? कहने का मतलब ये है कि किसी वो इस काबिल नहीं है जी, एक एवरेज आईक्यू के लोग हैं ये। हाँ, नवाज शरीफ में विजन थी, मैंने जहाँ तक उनको देखा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्यों अपने खुद ही वो पैरों को कुल्हाड़ी मार ली। अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते थे, लेकिन साहबजादी आ गई उनकी जगह पंजाब में, उधर शहबाज साहब आ गए। मैं कहता हूँ ना कि वो बेबस हो गया हुआ है, नवाज शरीफ को बेबस किया गया। और बेटी क्या तो मजबूर हो गए, भाई क्या तो मुख्तलिफ अवामिल हैं जी, उसमें पार्टी के भी लोग हैं बड़े। मैंने आपको प्रोग्राम के शायद शुरू में भी अर्ज़ की है कि फिर ये जो भी होता है अल्टीमेटली, उसमें फिर उनकी रजामंदी एंडोर्समेंट होती है तो होता है ना। हाँ, तो बस दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन उससे नुकसान हुआ है। मेरा सिर्फ स्ट्रेस देने का ये मकसद है कि जो भी फैसले मियाँ साहब से करवाए गए, मैं ऐसे कहता हूँ कि करवाए गए, उस पर मुहर तो लगवाई गई ना उनसे, उसका नुकसान किसको हुआ? यानी पहले वो ये तासुर देते हैं कि मैं कोई डिक्टेशन नहीं लूँगा, लेकिन बाद में डील की बजाय मफामत कर देते हैं। ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है कि फिर, या वर्किंग रिलेशनशिप जिसको कहें, ये भी कह सकते हैं। बाकी तो मुस्लिम लीग में कोई भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी ना। तभी तो वो आजकल कहा जा रहा है ना, जो वो बड़े दावे करते हैं कुछ वज़ीर, हाइब्रिड सिस्टम के बड़े वो नारे मारते हैं, यानी वो फिर हुकूमत बिल रज़ा पे मान जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब मोहतरम कि दिल से नवाज शरीफ ने ये कबूल नहीं की चीज़ है। अभी जो खामोशी इख्तियार की हुई है, वो अपनी बेटी की वजह से चुप है कि उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी हुकूमत चलती रहे। ऑब्वियसली देखिए, आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में एक जलसा हुआ, शाहिद खाकान उस वक़्त थे, गालिबन प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो मियाँ साहब, हम अभी वो फैसला नहीं आया था अदालत का ना, हाँ, तो ये उन्हीं दिनों की बात है, गालिबन 18 की बात है। बड़ा तगड़ा जलसा हुआ था वहाँ कायदे स्टेडियम में। वहाँ एक अजीब बात हुई, मैं समझ गया, समझे, मैं पहले भी गया हुआ था, लेकिन उस दिन मैं कंफर्म हो गया। अब वो लिस्ट मेरे पास होती थी कि फलाना स्पीकर ये वो, तो आखिर में मैंने नवाज शरीफ साहब का रखा हुआ था। तो वो स्टेज सेक्रेटरी ने थे अनाउंस किया उन्होंने जी कि अब कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे। मियाँ साहब आए तो मैंने देखा कि एक तो मियाँ साहब कोई जिस तरह नहीं, वो सिर्फ तकरीर बराए तकरीर, हालांकि वो बड़े मज़े की बातें करते होते हैं तकरीर में, गुफ्तगू करते होते हैं बल्कि, तो उन्होंने अपनी बड़ी शॉर्ट गुफ्तगू करके तो उस मजमे को ये कहा कि अब मरीम नवाज शरीफ साहब से खिताब करेंगे, खुद मियाँ साहब ने। तो लोग समझ गए। देखे ना, सबसे जो सीनियर होता है या जो भी, वो एक प्रमोशन का एक वो स्टेप लिया उन्होंने खुद। तो अब क्या वो सियासत के 12वें खिलाड़ी बन गए? अब दोबारा एक्टिव नजर नहीं आएंगे सियासतदान के? 12वां भी खिलाड़ी तो नहीं, 12वां भी खिलाड़ी पैड करके बैठा होता है। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने अपने आप को रिटायर कर दिया, तकरीबन समझे रिटायर, सेमी रिटायर कह लें, कि सिर्फ कुछ मीटिंग्स जिनमें वो समझते हैं उसकी हद तक उन्होंने रखा है अपना। एक उनका एक गाइडेंस का रोल है, गाइड का रोल समझ लें पार्टी में है। चूँकि हाइब्रिड निज़ाम में नवाज शरीफ जो है वो तो नहीं एडजस्ट होता या उसको पसंद वो, तो ये तो हाइब्रिड निज़ाम है ना। वज़ीर खुद कहता है कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है। वो तो कहते हैं कि 1990 से ही हो जाना चाहिए था
नहीं उन्होंने ख्याल चिते 1900 हो जाना चाहिए सी क़याम पाकिस्तान तो कायद आज़म की वफात के बाद ही फ़ौरन हो जाना चाहिए सी। वो तो छड्डो तो लोग बड़ियां गल्लां करते हैं, तो ये है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मियाँ साहब ने खुद काफ़ी हद तक वो ज़िम्मेदार है। मैंने बड़ा उस शख्स का अरूज देखा है और बड़े करीब से देखा है, और मैंने क्या क्या मैं आपको बताऊँ, अफसोस होता है, दुख होता है मुझे। ठीक है, इक़्तिदार मिल गया, भाई उनका वज़ीर आज़म बन गया, बेटी वज़ीर आला बन गई, लेकिन वो जो इक़्तिदार और इक़्तिदार की सियासत का फ़र्क बताते थे मियाँ साहब, जो सबक वो अपने साथियों को सुनाते थे कि सियासत इक़्तिदार की होनी चाहिए, इक़्तिदार की नहीं, वो ख़ुद भूल गए। आपसे सर बहुत कुछ पूछना है, थोड़ा मादी का सफ़र करते हैं। हाँ जी प्लीज़। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? मेरी पैदाइश लाहौर की है जी, और मैं ये गंगाराम हॉस्पिटल है, उसका एरिया कहलाता है मुजंग रोड, वहाँ हमारा पहला भाई घर था, तो वो मेरी पैदाइश है। उसके बाद वालिद मेरे प्रोफेशन के लिहाज से वकील थे, वालदा मेरी स्कूल टीचर थी, तो 2 बहनें और मैं एक भाई जी। तो बस वो मुझे बचपन में पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक़ था, और भी क्रिकेट शिकेट ये खेलते थे, लेकिन पतंगे उड़ाने का क्रेज़ जुनून के हद तक जो मेरे वालिद साहब को सख्त नापसंद था। तो मैं छुप छुपा के नानी के घर जाता था, तो पतंगबाजी वहाँ करता होता था जाके, निस्बत रोड की गवाल मंडी। फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था मुझे, बहुत, मतलब मुझे म्यूज़िक से बड़ा शौक़ है, फिल्में देखने का था। और वहीद मुराद और ज़ेबा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सलामती दे, ये हमारी फेवरेट हीरो हीरोइंस होते थे। इनको देख के हम जवान हुए। 60s का ये टाइम था। फिर स्कूल मेरा था, अच्छा था, उसमें मैंने अच्छी पोजीशंस आती थी मेरी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। फिर स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से FSC की। उसके बाद फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने 1985 में ग्रेजुएट किया। 14 साल हस्पतालों में मुलाजमत की एज ए मेडिकल ऑफिसर। इस दौरान कुछ अर्सा बाहर भी गया, लेकिन दिल नहीं लगा। सच्ची बात है कि अमेरिका में चला गया तो शाम को मुझे वो एक यहाँ बड़ा मशहूर मारूफ कबाबों वाले उसके कबाब याद आते थे, तो मैं सौ ना सका। तो मुझे कह लें शौक़ था, ठरक था। अपने वालिद को चूँकि बचपन से देखा था, वो भी असेंबली के भी मेंबर रहे लाहौर से 18 साल। फिर वो अयूब खान की कैबिनेट में के दौर में मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, एम्बेसडर रहे, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे। तो वो मुझे फैमिली में वो बैठ गए हैं सियासत की शाम को, तो मैं भी छुप के बैठ जाता होता था। वालिद के आए हुए हैं उनके मिलने वाले साथी वर्कर, तो मैंने भी आखिर में छोटी सी कुर्सी होती थी, मैं बैठ के सुनता रहता था बातें। तो वो शौक़ था मुझे। तो फिर मैं आ गया पॉलिटिक्स में भी। मैंने कहा चलो किस्मत आजमाई करते हैं, तो बस ऐसे गुजर गया जी वक्त। सियासत में आने का फैसला अपना था या वालिद साहब? नहीं, वालिद साहब इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, बल्कि मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा कि यार मैं की खटे है। उन्होंने कहा कि अस्सी साडा मिजाज नहीं है, ये वो टाइम नहीं है। आपके वालिद साहब तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े सरगर्म कारकुन थे, कायद आज़म से भी उनकी मुलाकातें रही। आपके तो चूँकि वालिद थे, तो उनकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें ना। फिर ही जॉइन 1940 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ स्टूडेंट लीडर ज्वाइन की। देन ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। पंजाब जब दिल्ली से अटक तक होता था, उसके वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कहा जाता था, डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय कायद आज़म साहब। फिर कायद आज़म साहब ने उनको स्टूडेंट कोटा में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डेलीगेट का मेंबर भी नॉमिनेट किया। फिर उन्होंने खिज़र आटवाना के दौर में 2 दफ़ा मेरे वालिद ने जेल काटी इन पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान के दौर में, गुरदासपुर जेल और फिर ये लाहौर कैंप जेल 2 दफ़ा। तो ये ऐसे फिर ही बिकेम वकील बन गए। तो वो कहते हैं कि जब 1951 का इलेक्शन आया, बल्कि एक तारीखी चीज़ है, वो आपके प्रोग्राम के ज़रिए शायद उसकी क्लैरिटी हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि जब वो इलेक्शन मैंने अप्लाई कर दिया, मैं वकील बन चुका था, पाकिस्तान मूवमेंट में मेरा रोल था,
वो कहते हैं हम तो जेब में ये चने रख के और स्टेशनों पे सोते थे और पानी सरकारी नलके से पीते थे, और पूरे पंजाब में दिल्ली से अटक तक कायदे का पैगाम पहुँचाया, जिसमें उनके साथ शेख रफ़ीक अहमद हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो शेख रफ़ीक साहब। तो वो खैर एनीवे बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने वालिद मेरे। तो कहते हैं मैं बोर्ड की मीटिंग थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो मुझे बुलाया गया। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इंटरव्यू ले रहा है। तो कहते हैं मैं साइकिल पे गया और मैं देख रहा हूँ कोई नवाब आ रहा है गाड़ी में, कोई चंडियाले, कोई दुल्ताने ने, कोई ममदोट ने, वो बला जी जी। कहते हैं मैं खैर वकील अपने काला कोट पाया ये। तो कहते हैं मैंने साइकिल जौन सी है, तब लियाकत अली खान साहब इंटरव्यू कर रहे थे, ये अब जो 7 क्लब है। तो कहते हैं उसके बाहर एक दरख्त था बेटा, तो वो मैंने जंजीर से साइकिल बांध दी कि चोरी ना हो जाए। मैंने वकील बना था। खैर कहते हैं मैं अंदर गया तो बोले देखा लियाकत खाओ तुमने भी अप्लाई किया। वो कहना मैंने जान दसी, चूँकि ज़ाहिर है मैं कुछ अर्सा पहले एक स्पीच की थी कराची इन दी प्रेजेंस ऑफ लियाकत अली खान, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। माई फादर वॉज अ गुड ऑडिटर। वो कहने हाँ जी मैंने अप्लाई किया। तो उसने कहा कि कहने मुझे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान कहता है कि तुम जीत जाओगे ये सीट, जीत सकते हो। तो मेरे वालिद ने कहा जी कि मैं ये तो नहीं सर आपको कह सकता 100% कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे से ज़्यादा इस मुखालिफ उम्मीदवार को टफ़ टाइम कोई नहीं देगा। उन मुखालिफ उम्मीदवार कौन थी? अब यहाँ लोगों ने डंडी मारी है तारीख़ में, लेकिन हम कहते हैं चलो यार कोई नहीं, हर एक का ज़र्फ़ है। वो थे वो जो मज़दूरों के बहुत टॉप के लीडर थे उस ज़माने में, इब्राहिम नाम था उनका, अभी नाम आ जाएगा। वो मज़दूरों की लेफ़्ट का वो लीडर था बहुत बड़ा, मिर्ज़ा इब्राहिम। अच्छा, वो खड़े हुए थे। हुआ क्या, आज जब इलेक्शन हुआ, अब ये कहते हैं, यानी कि क्या मैं कहूँ लोगों को, वो भी लेफ़्ट के लोग, कि जी जुर्लू इलेक्शन था। वो हुआ ये कि जी उन्होंने कहा जी इसलिए कि जी वो मिंट के फैक्ट्री एरिया के कुछ मज़दूर थे जिनका वोट था, वो जब वोट डालने आए तो उन्होंने हाथ नहीं धोए हुए थे। वो उसने ग्रीस ग्रूस थे मज़दूर लोग सन, उन्होंने जी वोट 3 गुटे शुंठे ला के चले गए। वो वोट कैंसिल हो गए, रिकाउंटिंग हुई उसमें, तो फाइनल जो काउंट डाउन हुआ उसमें मेरे वालिद के वोट ज़्यादा निकले। तो ही बिकेम मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1951। 51 से फिर वो रहे हैं 69 तक, जिसमें पंजाब फिर बाद में वेस्ट पाकिस्तान हो गया था। फिर वो अपोजिशन में बैठते रहे। ही वॉज डिप्टी अपोजिशन लीडर इन वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में। ये 60s की बात है। तो फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत थी, तो मेरे वालिद बोलते थे ख़िलाफ़, नवाब कालाबाग के ख़िलाफ़ बोले। शायद जितना मेरा वालिद बोला है कोई बोला नहीं, लेकिन चूँकि जो अब दावा करते हैं ना उनके पास पैसा बड़ा आ गया है, तो वो बरसियाँ भी मनाते हैं अपने माँ बाप की और वो पैसा भी लगाते हैं। हम नहीं ये कर सकते तारीख़ को, लेकिन बस करते हैं वो। आप पुराने अखबार अगर आर्काइव्स मिले आपको उस वक़्त के अखबारों के, इमरोज़ के, मशरिक़ के, कोस्तान के, तो आप देखिए। खैर, तो वो फिर ये अपोजिशन में बैठते थे, तो ये मुस्लिम लीग वाले जौन से थे उनका वही रवैया था मेरे वालिद से भी जो इस नून लीग का मेरे से रवैया हो गया था। सो ही सर्व्ड in Ayub Khan era as finance minister, information, for some time railways and excise. Junejo Sahab was colleague of my father, Mahmud Khan Junejo Sahab. They were in the same cabinet. उसके बाद फिर मियाँ साहब का दौर आ गया, फिर भुट्टो साहब का दौर आया। तो उन्होंने मेरे, चूँकि भुट्टो साहब से मेरे वालिद के एक ज़माने में बहुत मरासिम थे, तो बल्कि अयूब खान को पहली दफ़ा मिलवाने भी भुट्टो साहब ही लेके गए थे मेरे वालिद को। आप नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं। नवाज शरीफ के बारे में ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो खाने के बड़े शौकीन हैं, वो ये खाते हैं, वो इस तरह बदपरहेजियाँ करते हैं, वो पाए के बड़े शौकीन हैं, तो क्या उनकी खाने पीने की रूटीन क्या होती है? आप इतना जो क्लोज थे उनके। निहारी, सिरी पाए, ये बिल्कुल उनके बारे में फजूल बातें बनाएंगी। हाँ, पसंद उनको जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं। मसलन उनको आलू गोश्त बना अच्छा बड़ा पसंद है, उनको करेले गोश्त बड़ा पसंद है बना हुआ, ठीक है। देसी मुर्ग पसंद है उनको, फ़िश पसंद है उनको, पुलाव पसंद है उनको।
लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि किन लोगों ने उनके बारे में उड़ा दी जी कि सिरी पावे थे खद्दे थे। नो 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 नो, उनको पसंद ही नहीं ये चीज़ें। मैंने उनको आज तक नहीं ये खाते देखा, आज तक। ये जो उनके बारे में एक और तासुर है कि उनकी जवानी बड़ी रंगीन थी, वो मुख्तलिफ कोई किसी मशहूर गुलकारा का भी साथ नाम जोड़ा जाता है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? भट्टी साहब मैं कर्ज करूँ, इन 18 सालों में, हालांकि नवाज शरीफ बूढ़े नहीं थे जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया, मैंने उनको फैमिली ओरिएंटेड आदमी पाया। वो अपनी बीवी का बहुत, मियाँ बीवी में प्यार था। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कैसे हुई? मियाँ साहब से ऐसा था कि मियाँ साहब के मेरे वालिद साहब से तो पुराने थे ताल्लुकात, बीच में कुछ फिर गैप भी आ गया था। इट्स सो हैपेंड कि जब मैंने फ़ैसला किया PMLN ज्वाइन करने का 2004 में, तो 2 साल तो मुझे ज्वाइनिंग कराई नहीं गई। कुछ लाहौर के लोग थे जो उनको ख्याल था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा जो उनके ख्याल में कि शायद पढ़े लिखा लगता है, तो ये वो थ्रेटन फील करते होंगे। हालांकि उनके पास पैसा बड़ा था, मेरे पास तो सरमाया नहीं है कोई ऐसा। इट्स सो हैपेंड एक साफ़ी थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, आई मस्ट टेक हिज नेम, ख्वाजा फर्रुख सईद साहब थे एक नवाए वक्त के, बड़े प्यारे आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। तो उनका मेरा काफ़ी था उन दिनों मेल मुलाकात, और मेरे उनके वालिद और मेरे वालिद भी देवर हानी दोस्त थे। तो उन्होंने कहीं सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा साहब से बात की कि जी इस तरह वो एक शख्स आना चाह रहा है, एक सारी फैमिली उसकी मुस्लिम लीगी हैं, जैनुन मुस्लिम लीगी हैं, नज़रियाती मुस्लिम लीगी ख़ानदान है, तो ये आपके कुछ लोग उसको रोक रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे लाओ तुम उसको। दैट इज़ हाउ मैंने PMLN ज्वाइन की, जब नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में थे। तो वो फिर हमने वो 2006 से टिल 2007 जब मियाँ साहब फाइनली फिर आ गए, एक दफ़ा बीच में आके वो डिपोर्ट हुए, फिर आ गए, तो वो मैंने 1.5-2 साल फिर सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब और राजा अशफाक सरवर मरहूम, वो जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के, तो वो हमारी एक टीम थी। तो जब फिर नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए, तो मैंने इलेक्शन आ गए जिसमें फिर बेनज़ीर साहबा का असैसिनेशन हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। तो मुझे सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब ने कहा कि तुम टिकट के लिए अप्लाई करो। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा सर नेशनल, कहते नहीं नेशनल नहीं बेटा, तुम प्रोविंशियल के लिए करो। मैं कहा ओके। मैंने प्रोविंशियल के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। अच्छा। मैं घर बैठा हूँ तो मुझे मुनीब इकबाल का फ़ोन आता है, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बेटे का, कि तुम कितने हैं, किधर है तू। वो भी उन दिनों ज्वाइन किया था उसने फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम PMLN को। मैंने कहा कहते यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहा है टाइम, शहबाज साहब बैठे हैं, शायद जल्दी आओ। मैं भागम भाग पहुँचा जी। खैर अंदर मैं पेश हो गया, तो उन्होंने देख के मुझे हाँ, मुझे टिकट नहीं मिला। तो एक दिन ऐसे मैं सुबह उठा तो मैंने कहा यार ज़रा मैं चला जैसे शहबाज साहब मुझसे मिला जाके। तब ये रहते होते थे DHA में S ब्लॉक में शहबाज शरीफ साहब, वो को रेंट का था। खैर मैं गया, मैंने कार्ड भेजा अंदर अपना, उनके PS थे, तो उन्होंने कहा जी मैं, वो मेरे जानने वाले थे, तो मैंने कहा यार अगर मिल सकते हैं तो बता दें, वरना टाइम दे दें, मैं दोबारा आ जाऊँ। वो खैर इन शॉर्ट कि मैं, उन्होंने बुला लिया मुझे 5-10 मिनट में। लकीली मुझे कहने लगे, ऐसे उठे को मिल के कहते हैं सॉरी किरमानी साहब हम आपको टिकट नहीं दे सके। तो मैंने उन्हें कहा नहीं मैं टिकट का गिला नहीं करने आया आपसे, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एजुकेटेड हूँ, आपको अगर तो मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकूँ आपकी जमात में, वरना मैं आपका शुक्रिया अदा करने। उनके नहीं यू कांट गो, आप हमारे साथी हैं, ये वो वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने फिर फ़ोन मारा उसको, उनको मारा परवेज़ रशीद साहब को, मॉडल टाउन, वो उस वक्त मीडिया सेल को लुक आफ्टर कर रहे थे मॉडल टाउन में, ये 2007 की बात है, दिसंबर की। तो उन्होंने कहा मैं इसको भेज रहा हूँ, तो यार आप इनको अपने साथ मीडिया में रखें। वहाँ मैं गया फिर मीडिया सेल में, वो इलेक्शन फिर पोस्टपोन भी हुए, लेकिन वो 2-3-4 महीने मैंने बहुत हार्डवर्क किया, मैंने असिस्ट किया परवेज़ रशीद साहब को भी, वो बाहर का फिर काम संभालते थे, तो जितनी ये प्रेस रिलीज़ मीडिया को रिलीज़ करना, एक मीडिया कोऑर्डिनेटर कह लें के तौर पर नवाज साहब का और शहबाज साहब का और पार्टी का। वहाँ चूँकि मियाँ साहब डेली आते थे,
तो वो कहीं ऑब्जर्वेशन तो बहुत है उनकी, तो उन्होंने कहीं देखा होगा। तो वहाँ से फिर जब इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक दिन मैं घर था बैठा, तो मुझे फ़ोन आया रायवेंड से, शहबाज साहब का मैसेज आया कि ख़ुद था उनका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कि जी फ़ौरन रायवेंड पहुँचो। तो मैं उन दिनों जेल रोड रहता था, तो खैर मैं भागम पहुँचा। तो मैं शहबाज साहब को मिला, जी कि आपने बुलाया? उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। मैं कहा जी उन्होंने कहा नहीं आपसे नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने मिलना। मैं कहा ओके। तो वो फिर हमें बिठा गए, थोड़ी देर में मियाँ साहब आए और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में कहने लगे बैठे, पीछे बिठाया रायवेंड के एक पोर्शन से, उनकी वालदा का मोहतरमा का जो पोर्शन था घर का वहाँ से, और साथ उन्होंने परवेज़ रशीद साहब को भी कहा कि आप भी बैठे। तो वो हम दोनों को लेके फिर अपने वाले पोर्शन में चले गए। तो वहाँ इतना ही कमरा था, छोटा ड्राइंग रूम। तो वहाँ उन्होंने मुझे, मियाँ साहब ने कहा कि अगर आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर काम करें। मुझ पे बहुत और MNAs MPs हैं हमारे जिनका जो चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ आप करें। मैंने आई हैव सीन यू वर्किंग, तो क्या ख्याल है आपका? तो मैंने कहा जी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर तो बहुत गुर्बत रही उनसे। ये भी सुनने में आता है कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है, कोई उनको वो दर्जा हासिल नहीं है जो एक खावंद का होना चाहिए। तो आपकी क्या मुशाहिदा रहा? नहीं देखें, मैंने तो देखा है उनमें मसलन उनका बड़ा आपस में अच्छा हुस्न सलूक है दोनों मियाँ बीवी का। मेरे सामने तो कभी भी नहीं, हमने अक्सर कई दफ़ा इकट्ठे सफ़र किए। मरियम बीबी थी, मियाँ मैं होता था, मियाँ साहब हैं, सफदर है। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों इस तरह लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में जाते हैं और फिर विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ उस चीज़ों को स्कैंडलाइज करते हैं। कोई ऐसा वाक़या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का ऐसा पहलू जो अभी तक सामने नहीं आ सका, लोग नहीं जानते हैं कि वो असल में कैसी शख्सियत है? सेंसिटिव आदमी है, बड़ा नफीस आदमी है, अपने ही कपड़े को सूंघ कर पहनने वाला आदमी है, खुशबू लगाने का शौकीन है, सफाई पसंद है, मेटिकुलस। मुझे एक दफ़ा कहने लगे कि भाई साहब आपको पता है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं कैसे मुबारक हुए, फिर मैं भी परफेक्शनिस्ट हूँ। मजाक। एक वाक़या मुझे भी याद आ गया, और बड़े वाक़यात हैं। वो परिंदे पाले हुए थे, मोर शोर ये वो, तो वो उनके पर काटने होते हैं, फिर को टीका शीका लगाना होता है। तो मैं नया रायवेंड गया था, तो मुझे कहने लगे आओ चलते हैं, वो डॉक्टर आया हुआ है। तो उसने वो, तो हम चले गए उनके वो जो बनाजू सा छोटा सा बनाया हुआ था ना, तो वो डॉक्टर टीका शीका लेके तैयार खड़ा हुआ, वो जो उसने मोरों को लगाना था, कोई होगा ट्रीटमेंट कोई। तो कहने लगा सर मैं इजाज़त है। कहने लगे एक सेकंड रुक जाएं, इनको दर्द होगी? उसने कहा सर हाँ। नहीं तो आप इनको कुछ दवाई ऐसी दें ना पहले जिससे सुन करें इनको, फिर लगाएं। ये तो अच्छी बात नहीं है कि उसको दर्द होगी परिंदे को। इस लेवल पे मैंने देखा उसको एहसास परिंदों का, जिसको वो फिर जानदार दूसरे इंसानों का भी तो करेगा ना, ज़ाहिर है। मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। बस लेकिन मैं ये जो लोग थे ना, इनसे मैं तंग आ गया था, आजिज़ आ गया था। इनकी शक्लें देख देख के मैं उकता गया था। ये जो माइनस नवाज शरीफ, माइनस शहबाज साहब, नवाज साहब के अलावा नवाज शरीफ साहब, क्या उन्हें वाकई ये जोम है कि उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी है? मैंने भी ये सुना हुआ था, लेकिन वो नहीं। लेकिन मैं ये था कि एक आध दफ़ा उन्होंने, अब गाड़ी में आ रहे हैं, अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो जैसे वो एक गुनगुनाना नहीं होता है, मैं थोड़ी देर गुनगुनाया, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, यस बहुत अच्छी है। शहबाज साहब की भी बड़ी अच्छी है। शहबाज साहब ने तो गाया भी हुआ, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, अकेले ना जाना गुजर सुनो गाना। नवाज शरीफ की जो सियासी विरासत है ये किसको मुंतकिल होगी? मरियम नवाज तो हो गई है, होगी हाँ, मरियम नवाज। बिल्कुल। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा ये कहना मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी विरासत अपने बेटों को मुंतकिल क्यों नहीं की? बेटी को क्यों तरजीह दी? और फिर उसके बाद आगे जुनैद सफदर की ग्रूमिंग की जा रही है, अपने पोतों में से किसी की नहीं की जा रही, ये क्या वजह? जहाँ तक भट्टी साहब मोहतरम मेरी नॉलेज है, उनके दोनों बेटे सियासत में इंटरेस्टेड नहीं थे। हुसैन समझदार आदमी है, मैंने उनको कई दफ़ा पूछा भी है, तो वो कहते थे नहीं किरमानी साहब मैंने नहीं। वो दरअसल उनको काफ़ी दुख रहा इस बात का
कि उनके वालिद के साथ 2-3 दफ़ा ज़्यादती की गई है, तो वो दिल बर्दाश्ता सा है, वो सियासत से बटा हुआ है। मरियम बीबी जो हैं ये एम्बिशियस हैं अच्छी बात है एम्बिशियस होना, बस ये है कि इनको ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, वो ज़रा फिर एक गड़बड़ हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के लिए अपने बेटे हमजा शहबाज की कुर्बानी दी? नहीं, ये नहीं है। देखें, हमजा साहब का जहाँ तक है ना, हमारे पार्टी के सर्कल्स में तो हमेशा यही तासुर था, जब तक मरियम बीबी नहीं उन्होंने अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी कि, और मुझे याद है जब मुशर्रफ के दौर में जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे तो मैंने अखबार में उनका बयान पढ़ा था कि जी जब सवाल किया गया था तो पूछा ही गया था कि जी कौन आपका सियासी जानशीन होगा, तो मियाँ साहब ने कहा था हमजा शहबाज शरीफ, कि इसकी भी ब्रॉटअप मेरे वालिद ने की हुई है, कुछ ऐसी बात हुई थी। लेकिन ये कि 2011 में जाके कुछ चीज़ें जौन सी थी वो थोड़ी टर्न हुई, जिसमें कि फिर वो मरियम बीबी जौन सी थी, जब वो पार्टी की मीटिंग्स में बैठना शुरू हुई रायविंड में, तो वहाँ से हमें फिर अंदाज़ा हो रहा था कि भाई ये कल को जाहिर है एक ही होगा ना, जब एक नियाम में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती। तो वो अब जाहिर, अब तो वो ऐलान सर्टिफाइड हैं वो उनकी वारिस, सियासी वारिस नवाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है नहीं, देखें शहबाज शरीफ साहब की हद तक मैं ये कह सकता हूँ वो नवाज शरीफ साहब के सामने बैठते भी नहीं है। अगर मियाँ साहब उनको ये नहीं ना कहेंगे कि बैठ जाओ, वो खड़ा रहेगा, ये इतना एहतराम है। तो वो अगर उन्होंने, मियाँ साहब ने, जो मैं समझता हूँ उनको समझाया होगा कि इस तरह मैं मरियम को करना चाह रहा हूँ, तो वो एक बाप का दर्जा देते हैं उन्हें, तो वो खामोश हो गए। तो हमजा शहबाज साहब ने या क्या ये खुश दिली से बर्दाश्त कर लिया होगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जाहिर है एक वो दौड़ में थे तो दौड़ से बाहर हो गए, हाँ, निकाल दिया गया बल्कि दौड़। हाँ, मैं नहीं वो लफ्ज़ बोलना चाहता, तो दुख तो होता है। एक दौर में जो मकाम चौधरी निसार को हासिल था, क्या वजह थी कि चौधरी निसार से फिर इतनी दूरियां बढ़ गई? मेरे उनसे अच्छे मरासिम रहे हैं, उनके वालिद और मेरे वालिद के अच्छे मरासिम थे। मैं उसका थोड़ा फ़ायदा उठा के लिबर्टी लेना चाह रहा हूँ। थोड़ा ईगो इश्यूज़ हैं उनके, नाराज़ हो जाते हैं ज़रा जल्दी, खफा हो जाते हैं। फिर वो होता है कि चलो मनाने भी, फिर वो नवाज शरीफ लेवल से कम पे मानते भी नहीं। ठीक है ना जी, मैं समझता हूँ वो भी लॉस हुआ है पार्टी को उनके जाने से, कि उन्होंने वहाँ पार्टी का काफ़ी रखा हुआ था, अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका। शायद खाकान अब्बासी की क्या वजह बनी? मेरा ख्याल है वो एडजस्ट नहीं कर पाए इस आइडिया के साथ। आपको अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा फ़ोन करें और आपको वापस कॉल करें तो आप चल जाएंगे? मैं उनकी खिदमत में मिलने, उनके एक सोशल समाजी तल्लुक़ के लिए ज़रूर जाऊंगा, लेकिन जमात में वापस नहीं जाऊंगा। आपको नवाज शरीफ से असल में गिला है क्या? कुछ अनासिर ने जो इस वक्त पंजाब में भी मौजूद हैं और उस मरकज़ में भी मौजूद हैं, पार्टी के अंदर से मेरे पे नाहक मेरी किरदार कुशी की गई, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, मुझे स्कैंडलाइज किया गया, जो मैं नवाज शरीफ साहब की नॉलेज में लाता रहा, एक और साहब है उनकी नॉलेज में भी लाता रहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन तो दूर की बात है, उनसे कोई पूछ भी गछ भी नहीं की। मियाँ साहब से गिला ये है कि आपका मेरा इतना ताल्लुक़ प्यार था, मैं आपको भाई, आप मुझे भाई समझते थे, कहते थे, आपने कोई पलट के नहीं उनको कहा कि यार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो उस शख्स के बारे में, मैं उसे जानता हूँ। हाँ, तल्ख है, सच बात कर देता है, मुंह पे कर देता है, लेकिन ये नहीं है चीज़ें। यार कोई कटसी होती है। नवाज शरीफ साहब तो एक कटसी वाले आदमी थे, जिनको मैं जानता था, तो बहुत फुल ऑफ कटसी मैनर्स। वो तो दिल आज़ारी नहीं करने में बिलीव करता था किसी की। भाई अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे बताएं ना, कन्फ्रंट करें मुझे। अगर आप में गट्स हैं तो कम एंड कन्फ्रंट मी, पूछो मुझे कि ये तुमने फलां 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 ये बात की है। मिसाल मैं दे रहा हूँ, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, कोऑर्डिनेशन, नवाज शरीफ साहब उसके चेयरमैन हैं। लंदन में सीईसी की मीटिंग हो रही है, मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि सीईसी की मीटिंग हो रही है, मैं किसी से पता करता हूँ,
वो कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा यार मुझे तो इल्म ही कोई नहीं है। उसने कहा अच्छा आपको नहीं बताया, वो आपको तो रिमूव कर दिया हुआ है। मैं कि यार इतनी इनमें कर्टसी नहीं है कि मुझे कह ही देते, मैं की कहना सी नहीं बैठना। इसी तरह एक दो और वाक़यात हुए सिमिलर। तो मैंने कहा यार नहीं, जहाँ इज़्ज़त पे हरफा है, हेल विद इट देन, आई डोंट केयर देन। फिर ठीक है, मियाँ साहब का एहतराम जारी रहेगा, लेकिन किसी और को स्पेयर नहीं करूँ। तो नवाज शरीफ साहब क्या कानों के इतने कच्चे हैं? हर लीडर होता है, मैंने देखा है। मियाँ साहब का भी है थोड़ा सा इशू ये। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के। हाँ जी, आ जाओ। शादी अपनी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? नहीं, ये घर वालों की पसंद से। जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? यार है तुसी बड़ा ही औखा सवाल कर दे पे हो। मैं मोहब्बत को समझता हूँ कि ये एक जुआ है, और वो कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ, तो बेहतर है अवॉइड ही करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोहब्बतें आपने की हैं, हाँ। लेकिन आप चूंकि कैमरे पे नहीं मैं ओपन बात करता हूँ। हाँ। बिल्कुल मुझे मोहब्बतें हुई हैं, लाइकिंग भी हुई है, मुझे सब कुछ हुआ है, और अच्छी चीज़ है मोहब्बत करना। लेकिन मैंने तो कहा ना कि ये फिर उसका अंजाम नहीं मतलब अच्छा नहीं होता। मैंने तो यही देखा है, सुना है, और अगर अंजाम अच्छा भी हो जाए तो उसके बाद बदेर अंजाम अच्छा नहीं होता। अल्टीमेट यही है। ख़वातीन की कौन सी खूबी मुतासर करती है? लॉयल्टी। पहली मुलाकात में मुखालिफ शख्सियत की किस पहलू का जायज़ा लेते हैं? तर्ज तकल्लुम, बात करने का अंदाज, मैनरिज्म्स, ये बहुत कुछ बता देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाई जाए तो किसको हीरोइन लेंगे उसमें जी? यार वो तो अब बहुत अब ज़रा उम्र के हिस्से में है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मेरी फेवरेट हीरोइन रही हैं बहुत ज़्यादा। मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ, मेरी बड़ी हमशीरा की तरह वो। लेकिन चूँकि फ़िल्म का आपने जिक्र किया तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मोहतरमा ज़ेबा साहिबा। गुस्से में रद्द अमल क्या होता है? डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है गुस्से का। पहला लफ्ज़ क्या निकलता है मुँह से? तो पंजाबी में होता है यार की हो रहा है यार, की कर दे पे हो यार को, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। क्या शौक से खाते हैं? चिरी पाए खाने का शौक़ है। मियाँ साहब को नहीं है लेकिन मुझे है। अच्छा, बारबेक्यू बहुत पसंद है, अच्छा बना हुआ बारबेक्यू पसंद है, कबाब पसंद है। ज़िंदगी का वो लम्हा जिसका तसव्वुर आज भी खौफज़दा कर देता हो? मुझे दुख है अपनी वालदा के जाने का भी, लेकिन मुझे अपने वालिद के जाने का बहुत दुख है। तो मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। अगर किसी को आपकी जासूसी पर मामूर कर दिया जाए तो आपकी शख्सियत के बारे में उस पर पहला इंकशाफ क्या होगा? वो यही होगा कि बेज़रर सा इंसान है, तो ये मुझे क्यों इसकी जासूसी के लिए लगाया गया। 24 घंटों में सबसे अच्छा वक्त कौन सा लगता है? सबसे अच्छा वक्त मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, वाइफ के साथ, और चंद मखसूस दोस्तों के साथ। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? दोबारा ज़िंदगी मिले तो कोशिश करूँगा एक बेहतर इंसान बनने की, और सियासत से दूर रहने की कोशिश करूँगा। जो मेरा प्रोफेशन था उसी को परसू करूँगा, मेडिसिन को। अगर कोई खोई हुई चीज़ वापस लेने का मौका मिले तो क्या वापस लेना चाहेंगे? खोई हुई चीज़ अगर हो तो वो भी ज़ाहिर है नहीं वापस आ सकते, वालिदैन, पेरेंट्स। कौन सी चीज़ है जो नशे की हद तक पसंद है? क्लोन्स, परफ्यूम्स बहुत पसंद है। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आई लुक ओल्ड, यही आता है कि वो कहा है ना, एक गज़ल है बड़ी प्यारी, कैसे गुजर गई जवानी न पूछिए, ये हो चुकी है बात पुरानी न पूछिए। ये बस सवाल जवाब हो जाते हैं कभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी भट्टी साहब, थैंक यू सो मच।